अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद सरजीम। बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन फॉर योर एमडी कैट इंग्लिश। देखिए, जब आप प्रेपोजिशंस की बात करते हैं ना, तो प्रेपोजिशंस का तरीकाकार क्या होता है कि टीचर्स की हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपोजिशन जो है वो आपकी आंखों के सामने से गुजरे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपोजिशंस को आप प्रैक्टिस करें। और आप जानते हैं इस बात को कि प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है एमडी कैट में, आपके टेस्ट में, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने ना सिर्फ ये 20 वर्ड्स याद कर लिए तो मेरा पेपर में हो जाएगा, ये 30 वर्ड्स याद कर लिए तो मेरा पेपर हो जाएगा। तो प्रेपोजिशंस के लिए हमारी कोशिश होती है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जानते हैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ज़्यादा क्वेश्चंस को करना पड़ता है। और इसी के लिए मैंने आपके लिए सिलसिला शुरू किया है 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस को हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस हम इंशाल्लाह ताला इस तरह करेंगे कि ये जैसे हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन की डिस्कशन नहीं होगी, ये इंशाल्लाह ताला इसके साथ साथ आपको कोई 12, 15, 10, 5, 7, 3, 4 नए प्रेपोजिशन भी हर क्वेश्चन के साथ बताए जाएंगे, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम क्या कर सके बेटे, अंडरस्टैंड कर सके। अब देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 है, शी इज़ फ्राइटन्ड डैश हर लाइफ। देखिए, आप पढ़कर आते हैं ना, हम शुरू से एक वर्ड को पढ़ते आ रहे हैं, अफ्रेड। और आप ये जानते हैं कि हम अफ्रेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा अफ्रेड के साथ ऑफ यूज़ नहीं होता। अफ्रेड के साथ दो प्रेपोजिशंस यूज होते हैं, अफ्रेड ऑफ भी होता है और अफ्रेड फॉर भी होता है। दोनों की ट्रांसलेशन का डिफरेंस होता है। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी चीज से खौफजदा होते हैं, और अफ्रेड फॉर का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए परेशान होते हैं या किसी चीज के लिए आप क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं जी शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो मैं बोलता हूं कि उसको किससे डर लगता है, उसे डॉग से डर लगता है। लेकिन मैं बोलता हूं शी इज अफ्रेड फॉर हर लाइफ। अब फॉर हर लाइफ का मतलब क्या है कि उसे अपनी जिंदगी का खदशा है, उसे अपनी जिंदगी के लिए वो खौफजदा है, उसको अपनी जिंदगी का कंसर्न है, वो अपनी जिंदगी के बारे में परेशान है। तो याद रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अफ्रेड ऑफ ही होता है। अफ्रेड ऑफ भी होता है, अफ्रेड फॉर भी होता है। जैसे मैं बोलता हूं, आई एम अफ्रेड फॉर माई चिल्ड्रन, आई एम अफ्रेड फॉर माई ब्रदर, आई एम अफ्रेड फॉर माई मदर, आई एम अफ्रेड फॉर माई सिस्टर। तो जब भी आप बोलेंगे अफ्रेड फॉर, तो इसका मतलब है आपका कंसर्न होना, आपका किसी के बारे में परेशान होना। बिल्कुल इसी तरह बेटे आपके पास चलेगा फ्राइटेंड। देखिए, जिस तरह अफ्रेड ऑफ और फ्राइटेंड ऑफ, अफ्रेड ऑफ और अफ्रेड फॉर होता है ना, इसी तरह बेटे आपके पास क्या होता है, फ्राइटेंड ऑफ होता है और फ्राइटेंड फॉर होता है। सेम चलेगा और इसकी ट्रांसलेशन भी तकरीबन सेम है। ठीक है, जिस तरह फ्रेड ऑफ है, इसी तरह आपके पास ट्रांसलेशन है किसकी, फ्राइटेंड की। जिस तरह फ्रेड ऑफ है, आप किसी चीज से खौफजदा होते हैं, इसी तरह फ्राइटेंड ऑफ है, और जब आप किसी चीज के बारे में परेशान होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेड फॉर। इसी तरह आपके पास बेटे क्या है, फ्राइटेंड फॉर है। जिस तरह देखिए, आप फ्राइटेंड ऑफ के लिए बोलेंगे कि ही इज फ्राइटेंड ऑफ, लाइक यू कैन से स्नेक्स, उसको किससे डर लगता है, उसे जी सांपों से डर लगता है। लेकिन हम बोलते हैं आई एम फ्राइटेंड फॉर माई हेल्थ, मुझे किस चीज़ का आजकल कंसर्न है, मुझे आजकल किस चीज़ का खदशा है, मुझे खदशा है, मुझे डर है, मुझे खौफ है, मैं परेशान हूँ, मुझे कंसर्न है किस चीज़ का, अपनी सेहत के बारे में। तो ये याद रखिएगा, अफ्रेड ऑफ होता है, अफ्रेड फॉर होता है, फ्राइटेंड ऑफ होता है और फ्राइटेंड फॉर होता है। तो जब भी आपने सेंटेंस में पढ़ना है तो आपने देखना है कि सेंटेंस के मीनिंग क्या है। जैसे देखिएगा, शी इज फ्राइटेंड डैश हर लाइफ, वो अपनी जिंदगी के बारे में परेशान है, वो जिंदगी से खौफजदा नहीं है, जिंदगी के लिए खौफजदा है, उसका कंसर्न है उसकी जिंदगी, वो परेशान है अपनी जिंदगी के लिए। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट प्रेपोजिशन आएगा बेटे, कौन सा आएगा, फॉर आएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि थ्रू आउट दीज 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन हम हर एमसीक्यू को इसी तरह डिस्कस करें कि हर एमसीक्यू के साथ हमें सीखने के लिए और बड़ा सारा कुछ मिले। अदरवाइज सिर्फ अगर क्वेश्चन बताना ही मकसद है तो वो तो आपको ये पीडीएफ देकर इसके साथ की बनाकर भी दिया जा सकता है। सिर्फ आंसर बताना क्वेश्चन का मेरा पर्पस, मेरा मोटिव, मेरा
नहीं है, मतलब कि मेरा प्लान नहीं है। माय प्लान इज कि मैं आपको मैक्सिमम चीज़ों के बारे में बता सकूं, आपकी प्रेपोजिशन के बारे में। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, ही क्रिटिसाइजेज अदर्स बट इज ब्लाइंड डैश इज ओन फॉल्ट। देखिए ब्लाइंड बड़ा मजे का वर्ड है। एक तो आप सीधा सीधा बोल देते हैं ना, एक आप सीधा सीधा बोल देते हैं ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है कि वो आंखों से देख नहीं सकता, मतलब वो दोनों आंखों से क्या है, मजूर है। ऐसे ही है ना हमारे पास। लेकिन अगर आप बोलेंगे ना कि वो एक आंख से मजूर है, तो याद रखिएगा आप उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ब्लाइंड इन। जैसे आप बोलेंगे ही इज ब्लाइंड इन वन आई, वो एक आंख से मजूर है। और जब आप बोलेंगे ना कि वो किसी चीज को अनदेखा करता है, किसी चीज को इग्नोर करता है, किसी चीज को मतलब कि लापरवाही करता है किसी चीज के बारे में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड टू। किसी चीज को क्या करना, किसी चीज से नॉट, मतलब कि आप किसी चीज को अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इसी तरह ना सेम आपके पास बेटे याद रखिएगा चलेगा, जैसे आपके पास वर्ड होता है डेफ। डेफ का मतलब होता है कानों से महरूम होना, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह अगर आप एक कान से महरूम होने की बात करेंगे तो आप बोलेंगे डेफ इन वन ईयर। और अगर आप बोलेंगे अनसुनी करना, ब्लाइंड टू का मतलब था अनदेखा करना, लेकिन अनसुना करना, अनसुनी करना, आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डेफ टू। किसी की बात को अनसुना करना, याद रखिएगा। तो ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड इन होता है, ब्लाइंड टू होता है, डेफ होता है, डेफ इन होता है और डेफ टू होता है। यहां पर आप देखिएगा ही क्रिटिसाइजेज अदर्स, वो दूसरों पर तनकीद करता है, बट इज ब्लाइंड डैश इज ओन फॉल्ट, लेकिन वो अपनी गलतियों को क्या करता है, अनदेखा करता है। वो अपनी गलतियों पर को क्या करता है, इग्नोर करता है, अपनी गलतियों को की परवाह नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्लाइंड टू। अगर ब्लाइंड इन लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक आंख से मजूर होना। तो यहां पर हमारे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ब्लाइंड टू। और अगर जैसे हम बोलते हैं ना यार वो मेरे मशवरे पर अमल नहीं करता, वो मेरी मशवरे पर कान नहीं धरता, वो मेरे मशवरे को सुनता नहीं है, वो मेरी बात को सुनता नहीं है, तो हम उसके लिए बेटे कौन सा वर्ड यूज करते, डेफ टू का वर्ड यूज करते। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सर्टन। और याद रखिएगा सर्टन के साथ आपके पास हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज होना है, आपके पास हमेशा ऑफ का प्रेपोजिशन यूज होना है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आपके पास श्योर के साथ भी हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, ऑफ का प्रेपोजिशन यूज होगा। सर्टन ऑफ हो या श्योर ऑफ हो, दोनों का सेम मीनिंग आपके पास बनता है, ठीक है। जैसे और भी बड़े सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ ऑफ का प्रेपोजिशन आप यूज करते हैं। जैसे देखिए आपके पास फोन्ड है, तो फोन्ड के साथ भी आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। इसी तरह आपके पास अवेयर है, और अवेयर भी आप जानते ही हैं कि अवेयर के साथ भी आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। आप प्राउड के साथ भी कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। तो ये हमारे पास फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं जो हमें पता है कि यार इस वर्ड के साथ यही प्रेपोजिशन आनी है। तो याद रखिएगा सर्टन के साथ ऑफ आएगा, श्योर के साथ ऑफ आएगा, प्राउड के साथ ऑफ आएगा, फोर्ड के साथ ऑफ आएगा, अवेयर के साथ ऑफ आएगा। ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा आपके साथ क्या आना है, ऑफ आना है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे, ही इज जेनरस डैश। देखिए जब भी आप जेनरस के बाद पर्सन लिखेंगे और फेथफुल के बाद भी पर्सन लिखेंगे तो दोनों का सेम रूल है, दोनों के लिए आपने बेटे कौन सा वर्ड यूज करना, तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, टू यूज करना है। जेनरस टू होता है, इसी तरह फेथफुल टू होता है। यानी कि हम बोलते हैं ही इज जेनरस टू पुअर, टू द पुअर, ठीक है। ही इज फेथफुल टू हिज वाइफ। जब भी आप बोलेंगे फेथफुल या जेनरस तो आपने याद रखना आप इनके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, टू का प्रेपोजिशन यूज करेंगे। और ये जो टू का प्रेपोजिशन है ना, ये बड़ी मजे की चीज है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के होते हैं कि जब आप किसी के बारे में बात करते हैं ना, तो आप उसके साथ टू का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। जैसे देखें अगर आपने किसी को कहना है ही इज थैंकफुल, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने थैंकफुल के साथ क्या यूज करना है, टू यूज करना है। इसी तरह आपने जिस तरह जेनरस या आप फेथफुल के साथ यूज करते हैं, इसी तरह आपने ग्रेटफुल के साथ भी बेटे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, टू का प्रेपोजिशन यूज करना है। इसी तरह अगर आप कहते हैं किसी पर मेहरबान होना, तो आप उसके लिए भी काइंड टू यूज करेंगे, या अगर आप उसका ऑपोजिट यूज करेंगे ना
किसी पर मतलब ना मेहरबान होना, तो आप उसके लिए भी अनकाइंड टू का वर्ड यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप कोई बोलेंगे ओबीडियंट टू, किसी का ताबेदार होना, तो आप उसके लिए भी कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे बेटे? ओबीडियंट के साथ भी कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? टू आएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप किसी से बोलेंगे किसी के साथ दोस्ताना रवैया रखना, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? फ्रेंडली टू। और अगर आप किसी के साथ जालमाना रवैया रखेंगे तो आप उसके लिए भी क्या बोलेंगे? क्रूअल टू। ये टू वाले जो प्रेपोजिशन है ना, ये सारे के सारे वर्ड्स आपने याद रखने हैं। जेनरस टू होता है, उसके बाद फेथफुल टू होता है, थैंकफुल टू होता है, ग्रेटफुल टू होता है, काइंड टू होता है, अनकाइंड टू होता है, ओबीडियंट टू होता है, फ्रेंडली टू होता है, क्रूअल टू होता है, और आपके पास लॉयल टू भी होता है। जब आप बात करते हैं ना किसी से वफादार होने की, तो आप उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? लॉयल टू का प्रेपोजिशन यूज करेंगे। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि सिर्फ इस डिस्कशन में आंसर बताना मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में बता सकूं, ताकि हमारी डिस्कशन जो है वो बड़ी ज्यादा क्या हो, इफेक्टिव हो, फ्रूटफुल साबित हो। उसके बाद हम चलेंगे जी, हमारे पास है फेमिलियर। और फेमिलियर के लिए याद रखिएगा, जब भी आप फेमिलियर का वर्ड पढ़ेंगे, आपने फेमिलियर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है? विद का प्रेपोजिशन यूज करना है। मतलब ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको एग्जाम के हवाले से ज्यादा फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के बारे में बताऊं, ताकि आपको पता हो कि यार इस वर्ड के साथ ये वाली प्रेपोजिशन लगनी है। जब भी आपने याद रखना है, आपने फेमिलियर के बाद, ठीक है, फेमिलियर के बाद पर्सन लिखा हुआ होगा ना, जैसे यहां पर हिम लिखा हुआ है, तो आपने उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है? विद यूज करना है। प्रेपोजिशन विद यूज होगा किसके साथ बेटे? फेमिलियर के साथ। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, लुकिंग। देखिए, लुकिंग डैश द डोर। अब आप लुकिंग अंडर द डोर तो नहीं कर सकते ना, दरवाजे के नीचे तो नहीं देखेंगे ना। इसी तरह आप अगर बोलेंगे लुक डैश द डोर और डैश द कबर्ड, जब आप किसी चीज को तलाश करें तो लुक एट द डोर तो नहीं होगा ना। लुक एट द डोर का तो मतलब होगा किसी दरवाजे की तरफ देखना, और ना ही लुकिंग इन द डोर होगा, बल्कि आपके पास क्या होगा? लुक बिहाइंड द डोर, और आपके पास क्या चलेगा? इन द कबर्ड। यहां पर आपको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए बेटे क्या चाहिए होगा? बिहाइंड। और यहां पर आपको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होगा? इन चाहिए होगा। अच्छा, एक और बात भी है कि जब आप ये डिस्कशन देख रहे हैं तो कोशिश ये करनी है, आपने कोशिश नहीं करनी, बल्कि आपने पक्का ये काम करना है कि पहले आपने इन प्रेपोजिशंस को प्रैक्टिस करना है अपनी इंग्लिश की बुक में से। अगर आपने ले ली है तो वेल एंड गुड है, नहीं ली तो जल्दी से ऑर्डर करें और बुक परचेज करें, क्योंकि बुक के बगैर आपका गुजारा नहीं होना। सिर्फ कोई एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस नहीं करने हैं, हमने कम से कम 5000 के करीब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो आपका बुक के बगैर गुजारा नहीं होगा। आपको ग्रामर के भी लेक्चर चाहिए होंगे, थ्योरी चाहिए होगी, और प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए होगा। तो पहले आपने वहां से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपने डिस्कशन पर आना है, तो फिर आपकी जो डिस्कशन होगी वो ज्यादा फ्रूटफुल होगी, ज्यादा इफेक्टिव होगी। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन 7 पे। दे केम ऑल द वे डैश द ईस्ट। देखिए, जब आप बात करते हैं ना डैश द ईस्ट, तो आपने याद रखना है कि वो कहां से आए हैं, किस तरफ से आए हैं? फ्रॉम द ईस्ट आए हैं। ठीक है, जब आप सोर्स बता रहे होते हैं ना, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? ईस्ट, डैश द ईस्ट, डैश द नॉर्थ, आप क्या यूज करेंगे? फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम द साउथ। अच्छा, अब इसके बाद एक और बात भी आपने याद रखनी है। देखिए, वैसे तो वो आर्टिकल का रूल है, लेकिन मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि हम कहते हैं कि डायरेक्शन के साथ हमने क्या यूज करना होता है बेटे? डेफिनेट आर्टिकल यूज करना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे होता है ना हमारे पास। लेकिन याद रखिएगा, समटाइम्स हम डायरेक्शंस के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। समटाइम्स हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, समटाइम्स हम डायरेक्शन के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। हम कब यूज नहीं करते याद रखिएगा? जब वर्ब के फौरन बाद आपके पास डायरेक्शन लिखी हुई होंगी ना, तब आपने याद रखना है आपने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। जैसे अगर आप किसी को बोलेंगे ना, गो टू द ईस्ट, मतलब अगर मैं टू शामिल करूंगा ना, तो फिर मुझे डेफिनेट आर्टिकल लिखना होगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना गो ईस्ट,
मैं दरमियान में से प्रेपोजिशन हटा देता हूं, मैं वर्ब के फौरन बाद डायरेक्ट डायरेक्शन लिखता हूं, तो फिर मुझे डेफिनेट आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जब आप वर्ब के बाद डायरेक्टली डायरेक्शन लिखेंगे तो फिर आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना। बहरहाल आर्टिकल का रूल था जो मेरे माइंड में आया तो मैंने आपको साथ बता दिया, लेकिन यहां के लिए आपने याद रखना है बेटे कि यहां पर आपके पास फ्रॉम द ईस्ट होगा। जब आप सोर्स बता रहे होते हैं कि कहां से आ रहा है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटे, हम उसके लिए फ्रॉम यूज करते हैं। उसके बाद है जी द बॉयज क्राउड। क्राउड का मतलब ये वो हजूम वाला क्राउड नहीं है, ये क्रो से निकला हुआ है। क्रो का मतलब क्या होता है, आवाज लगाना, चीख मारना, ठीक है, शरीक, चीखना। तो क्या कहता है जी, द बॉयज क्राउड डैश द गार्डन डैश अ होल इन द हेज। कहता है उन्होंने एक सुराख के जरिए से क्या किया, बाग की तरफ क्या चीखे मारी। जब आप बोले ना सुराख के जरिए, तो अगर आप एक ही प्रेपोजिशन को ठीक कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है। आप बोलेंगे द बॉय क्राउड इनटू, क्रोड इन, बल्कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्राउड नहीं होगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, क्रोड होगी, क्योंकि वर्ड क्रो से है। क्रोड इन टू द गार्डन थ्रू अ होल। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। उसके बाद हमारे पास शी वेव्ड टू हर फैमिली डैश द प्लेटफॉर्म। कहता उसने प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई अपनी फैमिली को क्या किया, हाथ हिलाया। अब डैश द प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई। जब आपने एक को ठीक कर लिया ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। दूसरा आप क्या लिखेंगे, पुलिंग आउट ऑफ द स्टेशन। पुलिंग आउट ऑफ द स्टेशन का मतलब क्या होता है कि वो स्टेशन से बाहर जा रही है, बाहर रवाना हो रही है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10, द कार स्टॉप्ड डैश द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। देखिए ये बड़े मजे का क्वेश्चन है। आप पढ़ते हैं प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, पढ़ते हैं ना प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, हम इन, ऑन, एट को प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन के तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जब आप किसी चीज पर फिजिकल मौजूद होने की बात करेंगे ना तो देन आप उसके लिए बेटे क्या यूज करते हैं, आप उसके लिए ऑन का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि ही सिटिंग डैश द चेयर, तो मैं चेयर के लिए या तो इन द चेयर यूज करूंगा या मैं क्या यूज करूंगा, ऑन द चेयर यूज करूंगा। आप जानती हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जिस चेयर पर हाथ रखने के लिए जगह होती है ना, आर्म रेस्ट होते हैं, हम उस पर बैठने के लिए इन द चेयर की बात करते हैं, और अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, ऑन द चेयर यूज करते हैं। वैसे हम ज्यादातर ऑन द चेयर ही यूज करते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें मैं बोलता हूं कि वो मेज पर खाना खा रहा है, अब कोई बंदा मेज के ऊपर बैठ के खाना तो नहीं खाता ना, मेज के साथ बैठ के खाना खाया जाता है। तो हम बोलेंगे दे आर सिटिंग एट द टेबल। बैठना कुर्सी के ऊपर होता है और बैठना किसके पास होता है, टेबल के पास होता है। जैसे हम बोलते हैं द कैट इज ऑन द टेबल। अब बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर है, तो इसलिए हम बिल्ली के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ऑन द टेबल यूज करेंगे। जब आप किसी चीज के फिजिकली किसी दूसरी चीज के ऊपर होने की बात करते हैं ना, तो देन आपने बेटे याद रखना है कि आपने उसके लिए ऑन का वर्ड यूज करना है। जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात करते हैं ना, तो गाड़ी जो आप जानते हैं, जैसे अभी ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है, अब आप गाड़ी कभी भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ी नहीं करते, बल्कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले खड़ी करते हैं। आप ऑन द ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं खड़े हुए होते, बल्कि आप क्या कहां पर होते हैं, एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हुए होते हैं। याद रखिएगा, फिजिकली ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फिजिकली टेबल के ऊपर नहीं बैठे हुए होते, बल्कि टेबल के साथ बैठे हुए होते हैं। अच्छा, आप इसके साथ एक और बात भी याद रखिएगा, ये जो है ओवर, ओवर का याद रखिएगा। ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर होना, लेकिन फिजिकली उसके साथ टच नहीं हो रहा। जैसे अगर आप किताब के ऊपर हाथ रख देते हैं तो वो ऑन द बुक होगा, लेकिन अगर आप किताब से हाथ थोड़ा सा उठा देते हैं और वो उसको टच नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा, आपके पास ओवर द बुक होगा। तो जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात करनी है ना बेटे, आपने तो याद रखना, आपने ऑन द ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है, एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इसके बाद हम चलेंगे जी आगे, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली। तो इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन 11 पर। क्वेश्चन 11 हमें कहता है, इफ यू आर वरीड अबाउट द प्रॉब्लम यू शुड डू समथिंग डैश इट। अब देखें, ये जो आपके पास है ना, डू समथिंग डैश, ये 4 के 4 वर्ड्स आपके पास यूज होते हैं, ठीक है। ये 4 के 4 वर्ड्स आपके पास यूज होते हैं और चारों का मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे देखिए, अगर आप बोलेंगे ना डू समथिंग अबाउट, तो डू समथिंग अबाउट का मतलब आपके पास बेटे क्या होता है
कि किसी चीज को सोल्व करने के लिए एक्शन लेना, मतलब टू टेक एक्शन टू सोल्व समथिंग। जब आपने किसी चीज को सोल्व करना है, हल करना है, कोई मसला हल करना है, कोई प्रॉब्लम हल करना है, तो आप उसके लिए जो एक्शन लेते हैं ना, आप उसको क्या बोलते हैं? डू समथिंग अबाउट। किसी चीज के लिए कुछ करना, किसी चीज के हल के लिए कुछ करना। इसके बाद है हमारे पास डू समथिंग फॉर। डू समथिंग फॉर का मतलब होता है कि अपने आप पर कुछ करना, ठीक है, मतलब अपने लिए, अपने बिहाफ पर कुछ करना, ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग समवन, अपने बिहाफ पे कुछ करना। इसी तरह हमारे पास होता है डू समथिंग अगेंस्ट, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है? हम अगेंस्ट बोलते हैं किसी चीज की मुखालफत में जाना, ठीक है। वैसे भी अपोज का, अगेंस्ट का वर्ड आ गया तो हमें समझ आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अपोज की बात कर रहे हैं, अपोजिंग की बात कर रहे हैं। इसी तरह डू समथिंग विद। डू समथिंग विद का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को यूज करने की बात कर रहे होते हैं, किसी चीज को इस्तेमाल करने की बात कर रहे होते हैं। अगर आप हल करने की बात कर रहे हैं तो सोल्व आएगा, ऑन समवन बिहाफ की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा? डू समथिंग फॉर आएगा। और अगर आप मुखालफत पे जाने की बात कर रहे हैं तो अगेंस्ट आएगा। और जब आप विद की बात करें तो उसका मतलब होता है किसी चीज को इस्तेमाल करना। अब यहां पर है इफ यू आर वरीड अबाउट द प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉब्लम के बारे में परेशान हो, यू शुड डू समथिंग डैश इट, यानी कि तुम्हें उसको हल करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो डेफिनेटली यहां पर हमारे पास जो प्रेपोजिशन यूज होगा बेटे वो कौन सा यूज होगा? अबाउट। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? बीटा। जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में परेशान होंगे, उसको सोल्व करना चाहेंगे, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? आप उसके लिए डू समथिंग अबाउट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी बेटे हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है जी? हु इज टॉम मैडली? आई हैव नो आइडिया, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ। देखिए ये जो आपके पास हर्ड है ना, हर्ड के 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। एक आपके पास है हेयर ऑफ, मैं फर्स्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। हेयर ऑफ का मतलब आपके पास क्या होता है? जब आप किसी चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में जानने की बात करते हैं, मतलब वो चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आप किसी चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में, किसी बंदे की एग्जिस्टेंस के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ समवन या एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, जब आप किसी चीज या किसी बंदे की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं ना, कि आपने कभी उसके बारे में सुना है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो देन आप क्या लिखेंगे? हियर ऑफ लिखेंगे, ठीक है। और जब आप किसी चीज के बारे में डिटेल के बारे में बात करेंगे ना, जैसे आपने कोई इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट सुना और आपने कहा कि यार आपको उसके बारे में डिटेल या इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपने उसके बारे में डिटेल मजीद इंफॉर्मेशन सुनी है किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट के बारे में, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? जैसे हम न्यूज सुनते हैं, ठीक है, खबर सुनते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? हियर अबाउट। आई हर्ड अबाउट द इंसिडेंट, मैंने इंसिडेंट के बारे में सुना है। उसके बाद है हियर, हमारे पास हियर फ्रॉम, ठीक है। हियर फ्रॉम का मतलब क्या होता है? जब आप किसी बंदे की तरफ से रिस्पॉन्स को सुनते हैं, जब आप किसी बंदे के जवाब को सुनते हैं, जब आप किसी बंदे की तरफ से कोई मैसेज या कन्फर्मेशन सुनते हैं। कन्वर्सेशन नहीं, कन्वर्सेशन तो गुफ्तगू। आप किसी की तरफ से आपको कोई कन्फर्मेशन मिलती है, कोई मैसेज मिलता है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? हियर फ्रॉम यूज करेंगे। हाँ ये याद रखिएगा, हेयर आफ्टर कोई वर्ड नहीं होता, हम आफ्टर का प्रेपोजिशन हेयर के साथ यूज नहीं करते। तो हेयर ऑफ होता है जब आप किसी चीज के बारे में जानने की बात करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है। हेयर अबाउट होता है जब आप किसी इंसिडेंट, न्यूज, एक्सीडेंट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। हेयर फ्रॉम होता है किसी की तरफ से मैसेज सुनना, किसी की तरफ से कंफर्मेशन आना। तो यहां पर आप देखेंगे आई हैव नेवर हर्ड डैश हिम, मुझे उसके बारे में नहीं पता, यानी कि मुझे उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हेयर ऑफ। और हमारे पास हर्ड ऑफ, और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? डेल्टा। उसके बाद हमारे पास डिपेंड, और ये तो मोस्ट कॉमन वर्ड है और आप अच्छे से जानते हैं कि डिपेंड के लिए आप हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं, ठीक है। और डिपेंड ऑन का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर इन्हिसार करना, किसी पर मुनहसिर होना। और ये जितने भी इन्हिसार करने वाले वर्ड है ना, डिपेंड करने वाले वर्ड्स हैं, इसके मीनिंग के, इसके सिनोनिम्स वर्ड्स हैं, उन सबके साथ ऑन का प्रेपोजिशन यूज होता है। जैसे देखिए डिपेंड ऑन होता है, इसी तरह आप जानते हैं आपके पास एक और वर्ड होता है रिलाय। रिलाय के साथ भी आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं?
ऑन यूज करते हैं, रिलाई ऑन होता है। इसी तरह आप जानते हैं किसी पर इन्हिसार करने के लिए आप एक और वर्ड यूज करते हैं, डेट इज काउंट। और काउंट के लिए भी आपके पास बेटे कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, ऑन यूज होता है। इसी तरह आपके पास डिपेंड तो है ही, तो तीनों वर्ड्स आपने याद रखने हैं। डिपेंड ऑन होता है, काउंट ऑन होता है और रिलाई ऑन होता है। जब आप किसी के ऊपर इन्हिसार करते हैं, जब आप किसी पर मुनहसर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, रिलाई ऑन, काउंट ऑन या डिपेंड ऑन। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, द मैन फाइनली स्केप्ड डैश इज कैपिटल। अब ये कैप्चर्स, अब ये तो बिल्कुल आसान है कि वो किसी की कैद से आजाद हुआ है, तो डेफिनेटली हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे बेटे, एस्केप्ड फ्रॉम हिज कैप्टर्स। वो अपने जिन्होंने उसको पकड़ा हुआ था उससे क्या हुआ है, आजाद हुआ है, भाग गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा फ्रॉम। देखिए कुछ प्रेपोजिशन ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन कुछ प्रेपोजिशन ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ते हैं आपको फौरन पता चल जाता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। उसके बाद चलेंगे जी क्वेश्चन 15 पर, द फायर गेव डैश सच डेंस स्मोक दैट सम फायरमैन बैग डैश। अब देखिए जब भी आप बात करेंगे ना गेव की, तो 2-3 वर्ड्स फ्रेजल वर्ब के तौर पर तो आप पढ़कर आते हैं। जैसे आपके पास गिव अप होता है, गिव अप आप जानते हैं किसी चीज को क्या करना, तरक करना, किसी चीज को छोड़ देना। आप उसके लिए अबंडन के लिए गिव अप यूज करते हैं। फिर आप वर्ड यूज करते हैं गिव इन। गिव इन का मतलब आपके पास क्या होता है, जब आप बोलते हैं कि किसी की आगे सरेंडर कर देना, ठीक है। जब आप किसी की बात मान लेते हैं ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू तस्लीम कर लेते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं, गिव इन, सरेंडर कर लेना, उसकी बात मान लेना, बात को तस्लीम कर लेना। फिर आपके पास होता है गिव आउट। गिव आउट का मतलब आपके पास क्या होता है, डिस्चार्ज। जैसे यहां पर हम फायर से किसके डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, हम धुआं निकलने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास बेटे क्या यूज होगा, द फायर गेव आउट, ठीक है। हमारे पास क्या यूज होगा, गेव आउट यूज होगा। और गेव आउट के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, गेव आउट। और दूसरा याद रखिएगा आपके पास वर्ड होता है बैक, और बैक के साथ आप 2 प्रेपोजिशन यूज करते हैं। एक आपके पास होता है बैक आउट। बैक आउट याद रखिएगा, अपने अल्फाज से फिर जाना, अपने वादे से फिर जाना, अपनी कमिटमेंट से फिर जाने को हम क्या बोलते हैं, बैक आउट बोलते हैं। और बैक ऑफ हम किसको बोलते हैं बेटे, बैक ऑफ हम बोलते हैं कि वापस मुड़ जाना, वापस चले जाना, अपने जिसको हम बोलते हैं कि आप अपने पीछे हट जाना। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बैक ऑफ का वर्ड यूज करेंगे। फिजिकली किसी चीज से पीछे हट जाना, वापस चले जाना, शिकस्त तस्लीम कर लेना, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, बैक ऑफ। और बैक आउट का मतलब होता है अपने वादे से फिर जाना। तो यहां पर चूंकि फायरमैन पीछे हटे हैं, इसलिए हमने यहां पर उनके लिए क्या यूज किया, ऑफ। और हम धुएं के निकलने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया बेटे, बैक गेव आउट यूज किया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, बीटा यूज करेगा। और अगेन वही बात है कि सिर्फ करेक्ट ऑप्शन नहीं ढूंढना है, आपने अच्छे तरीके से सारी डिटेल को याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, ही गॉट डैश हिज एग्जामिनेशन, ठीक है। ही गॉट हिज एग्जामिनेशन फेयरली वेल ऑल्दो हिज हेल्थ हैड ब्रोकन अ फ्यू डेज बिफोर इट स्टार्टेड। अब याद रखिएगा जब आप गॉट की बात करते हैं ना, तो आप एक तो वर्ड यूज करते हैं ना, आप वर्ड यूज करते हैं गेट ओवर। गेट ओवर याद रखिएगा, गेट ओवर का मतलब आपके पास क्या होता है, जब भी आप किसी चीज से बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं, जब आप किसी बड़े अच्छे तरीके से किसी चीज को डील करते हैं, किसी अच्छे तरीके से मतलब आप गुजरते हैं, रिकवर करते हैं, तो देन आप उसके लिए बेटे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, गेट ओवर का वर्ड यूज करते हैं। और याद रखिएगा सेहत का खराब होना, उसके लिए आप जो वर्ड यूज करते हैं वो आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्रेक डाउन। वैसे तो ब्रेक डाउन हम किसी चीज के खराब होने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, चीज के खराब होने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली सेहत के खराब होने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हमारे पास बेटे कौन सा होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, गॉट ओवर और उसके बाद ब्रेक डाउन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, शी इज आस्किंग डैश, ठीक है, ट्रबल। अब आस्क डैश ट्रबल याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी को प्रोवोक करते हैं, ठीक है, जब आप किसी को क्या करते हैं, प्रोवोक करते हैं, किसी को कोई काम, मतलब किसी आप मुश्किल को, जैसे यहाँ पर है ना आस्किंग डैश ट्रबल, तो वो क्या कर रही है, वो मुसीबत मोल ले रही है, वो मुश्किलात मोल ले रही है, वो इनवाइट कर रही है मुश्किलात को, वो प्रोवोक कर रही है मुश्किलात को। तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा हम क्या बोलेंगे, आस्क फॉर ट्रबल। आस्क फॉर ट्रबल का मतलब प्रोवोक करना, मोल लेना, खुद ब खुद अपने, जैसे बोलते हैं ना, खुद कुएं में गिरना, जाकर खुद परेशानी मोल लेना। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही मजे का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कॉल डैश मी येस्टरडे बट आई वाज आउट। आई वाज आउट का मतलब मैं घर पर नहीं था। याद रखिएगा आपके पास ये चारों वर्ड्स यूज होते हैं, और ये चारों वर्ड्स आपके पास कौन से हैं, चारों वर्ड्स आपके पास हैं अगर तो आप वर्ड यूज करते हैं कॉल फॉर, ठीक है। मैं 1 बाय 1 करके आपको बता देता हूं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपने इनमें चारों वर्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी से कुछ पूछना या किसी से कोई डिमांड करना। जब आप किसी से कोई डिमांड करते हैं ना, कोई चीज मांगते हैं, किसी चीज के बारे में कोई रिक्वायर करते हैं, तो देन हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कॉल फॉर। जैसे हम कह देते हैं ना गवर्नमेंट को फौरन इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, द गवर्नमेंट शुड कॉल फॉर इमीडिएट एक्शन, ठीक है। दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन, ठीक है। इसको, इस सिचुएशन को फौरी एक्शन की जरूरत है। इसके बाद आपके पास वर्ड होता है कॉल ऑन। कॉल ऑन याद रखिएगा हमारे पास होता है किसी को मिलने के लिए आना, विजिट समवन, किसी को मिलने के लिए आना, किसी से मुलाकात के लिए जाना प्रोफेशनली, ठीक है, फॉर्मली। उसके बाद आपके पास होता है कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है किसी को मदऊ करना, किसी को बुलाना, खुद अपने पास बुलाना, खुद अपने पास इनवाइट करना, हम उसको क्या बोलेंगे, कॉल इन। और किसी के पास जाना हम उसको क्या बोलेंगे, कॉल ऑन। और जो पब्लिक अनाउंसमेंट होती है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉल एट बोलते हैं, याद रखिएगा। कॉल एट का मतलब क्या होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट। लेकिन खास तौर पर जो कॉल एट का वर्ड बोला जाता है ना, याद रखिएगा, जब फर्ज करें आप किसी जगह पर जा रहे हैं और आप एक खास जगह पर अपनी जर्नी के दौरान, ट्रैवल के दौरान रुकते हैं, स्टॉप एट अ प्लेस, किसी खास जगह पर रुकते हैं, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कॉल एट। जैसे फर्ज करें हम बोलते हैं द शिप कॉल्ड एट कराची बिफोर हेडिंग टू मुंबई, कि जो फिश थी वो मुंबई जाने से पहले कराची में उसने एक स्टॉप किया, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, कॉल एट। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि जी मैं घर पर नहीं था, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा दोस्त मुझे मिलने आया था, यानी कि हम यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, कॉल्ड ऑन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद हमारे पास है माय ब्रदर इज सेविंग डैश अ बाईसाइकिल। और अभी वही बात है जो मैं आपको कह रहा था, जैसे हमने स्केप फ्रॉम कहा, बहुत सारे प्रेपोजिशन के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, फौरन से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर आपने करेक्ट ऑप्शन कौन सा लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, फ्रॉम अ बाईसाइकिल होगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 20th, माय फ्रेंड आस्क्ड मी टू मीट हिम आउटसाइड द सिनेमा डैश एन आर। अब देखिए यहाँ पर ना आपके पास दो प्रेपोजिशन यूज होती हैं, एक आपके पास होता है इन एन आर। इन एन आर का मतलब होता है जब आप बता रहे होते हैं कि यार 1 घंटे तक ना ये काम होना चाहिए, मतलब जैसे हम कहते हैं आउटसाइड द सिनेमा डैश एन आर टाइम, कि 1 घंटे तक ना आपने मुझे सिनेमा के बाहर मिलना है। लेकिन अगर आप बोलते हैं ना, जब आप लिमिट लगा देते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये काम करना है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, आपने क्या यूज करना है, विद इन एन आर यूज करना है। जैसे यहां पर आपके पास क्या यूज होगा, माय फ्रेंड आस्क्ड मी टू मीट हिम आउटसाइड द सिनेमा डैश एन आर, यहां पर आप क्या यूज करेंगे, इन एन आर। यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अल्फा। और मैंने विद इन वाला भी एक ऑप्शन क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में शामिल किया, वो भी देख लीजिएगा। इसके साथ ही इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन डैश एन आर। अब आपने आंसर करना है एग्जाम में, और अपने सारे क्वेश्चन को आंसर करना है किसमें, 1 घंटे के अंदर अंदर। अब आपको क्या दे दिया गया है, एक लिमिट लगा दी गई है कि ये काम 1 घंटे तक नहीं होना चाहिए,
बल्कि एक काम 1 घंटे के अंदर अंदर आपने करना है, आपको टाइमलाइन दे दी गई है। तो ऐसी सूरत में बेटे आप क्या यूज करते हैं, विद इन एन आवर। जब आप 1 घंटे के अंदर अंदर होने की बात करेंगे तो तब आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, विद इन। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन 21 पे। सम एनिमल्स ओनली कम आउट डैश नाइट। और आप जानते हैं कि हम नाइट के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एट। इसी तरह हम मॉर्निंग के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, हम मॉर्निंग के लिए यूज करते हैं इन द मॉर्निंग। नाइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट नाइट। और मॉर्निंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन द मॉर्निंग। नून के लिए बेटे हम क्या यूज करते हैं, एट नून। तो ये तीनों वर्ड्स याद रखिएगा, एट नाइट होता है, इन द मॉर्निंग होता है, और इन द मॉर्निंग के साथ साथ आपने याद रखना है इन द इवनिंग भी होता है। इवनिंग के साथ भी हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, हम इन का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। एट नाइट होता है, इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, और एट नून होता है। तो यहां पर चूंकि नाइट है तो हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, एट। और उसके बाद टू हंट डैश फूड। टू हंट डैश फूड का मतलब वो क्या करने के लिए, शिकार उन्होंने किस लिए करना है, खुराक के लिए करना है, फूड के लिए करना है। तो हम क्या लिखेंगे, टू हंट फॉर फूड। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, एट और फोर के साथ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। द टू गर्ल्स मैनेज टू फिनिश द वर्क डैश देम। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे जिसमें हम दो के लिए यूज करते हैं कुछ वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स दो से ज्यादा के लिए यूज होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास बिटवीन का वर्ड हमने तब यूज करना है जब हम दो की बात कर रहे होंगे, और जब हम दो से ज्यादा की बात कर रहे होंगे तो हमने कौन सा वर्ड यूज करना है, अमंग। बिल्कुल इसी तरह ही है, जिस तरह हमने दो की बात करनी है तो हमने बोथ का वर्ड यूज करना है, दो से ज्यादा की बात करनी है तो क्या यूज करना है, ऑल। ये बिल्कुल इसी तरह ही है, जिस तरह हमने अगर दो में से एक की बात करनी है तो हमने यूज करना है बेटे आइदर, और हमने दो से ज्यादा, दो में से दो से ज्यादा है और उनमें से एक की बात करनी है तो हमने कौन सा वर्ड यूज करना है, एनीवन। अगर हमने दो में से दोनों की बात नहीं करनी तो हमने क्या यूज करना है, नाइदर। और ज्यादा में से किसी की बात नहीं करनी तो हमने क्या यूज करना है, नो वन, या हमने यूज करना है नन। ये वर्ड्स आपने याद रखने, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने दो की बात करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, ईच अदर। और अगर हमने दो से ज्यादा की बात करनी हो तो हम ईच अदर की जगह पर बेटे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वन एंड अदर। हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन में इसको पढ़कर आए थे। हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा कि अगर हमने दो को कंपेयर करना हो तो हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, और दो से ज्यादा को कंपेयर करना हो तो हमने कौन सी डिग्री यूज करनी है, सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। तो ये याद रखिएगा कि हमने जब दो की बात हो रही होती है ना तो ये वाले एक्सप्रेशंस को यूज करना होता है, ईच अदर को यूज करना होता है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है। और जब दो से ज्यादा की बात हो रही होगी तो हमने ये वाले एक्सप्रेशन को यूज करना है, वन एंड अदर को यूज करना, और कौन सी डिग्री यूज करनी है, सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। तो चूंकि यहां पर सेंटेंस में दो की बात हो रही है इसलिए यहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटे, यहां पर हमारे पास यूज होगा बिटवीन। अच्छा, अब एक और बात भी याद रखिएगा, पढ़ने में आपको शायद इस तरह लग रहा हो कि यार ये होना चाहिए द टू गर्ल्स मैनेज टू फिनिश द वर्क बाय देम। अगर ये देम की जगह पर देम सेल्व्स होता ना, देम सेल्व्स होता तो याद रखिएगा फिर हम बिटवीन की जगह पर कौन सा वर्ड लिखते, फिर हम बाय का वर्ड लिखते। अदरवाइज अभी हमने बाय नहीं लिखना, देम लिखा हुआ है, उन्होंने आपस में काम को खत्म किया मिलकर, तो हम इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बिटवीन देम यूज करेंगे। देम सेल्व्स होता तो हम बेटे क्या यूज करते, बाय देम सेल्व्स यूज करते। उसके बाद हमारे पास 24, दे हैव टोल्ड मी आई कैन हैव टाइम ऑफ बट आई हैवंट गॉट इट डैश राइटिंग। जब आप बोलते हैं ना किसी ने आपको ये लिख कर नहीं दिया तो आप याद रखेंगे आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इन राइटिंग। ये दो एक्सप्रेशन आपके पास यूज होते हैं जब आप लिखे हुए पर बात करते हैं। एक आपके पास होता है इन राइटिंग और एक आपके पास इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है, याद रखिएगा, आप बोलेंगे इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज आपको लिख कर दी जाए, हैंड रिटन, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा। उसके बाद है बेटे हमारे पास आई फाउंड द इंग्लिश,
और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम किसी लैंग्वेज के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश के साथ दा लिखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है आपके पास, इसका मतलब होता है अ नेटिव ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बशिंदे को, इंग्लैंड में रहने वाले को हम क्या बोलते हैं, द इंग्लिश बोलते हैं। अदरवाइज हम इंग्लिश के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज, किसी भी लैंग्वेज के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। फिर हमारे पास एक्सप्रेशन है डैश द होल, और होल के लिए आपने 3-4 बातें याद रखनी है। नंबर 1 आपने याद रखना है कि आप जब होल को लिखते हैं तो ये पहला सेंटेंस होता है डैश द होल, और इसके बाद आपके पास नाउन आ जाता है। जैसे आप बोलते हैं द होल स्टोरी, द होल फिल्म, द होल ड्रामा, द होल सेलिब्रेशन, द होल फैमिली, द होल क्लास। उसके बाद आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन क्या होता है, आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन चलता है ऑन द होल, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होता है, ऑन द होल, ठीक है। और थर्ड एक्सप्रेशन आपके पास क्या होता है, एज आ होल। दा जब आएगा तो आपने ऑन लिखना है, आ जब आएगा तो आपने क्या लिखना है, एज लिखना है, ठीक है। ऑन द होल का मतलब हमारे पास क्या होता है, जनरली, आम तौर पर, ठीक है। और एज अ होल का मतलब हमारे पास क्या होता है, हम बोलते हैं कलेक्टिवली, मजमूई तौर पर, ठीक है, एंटायरिटी के साथ। जब आगे हम एडवर्ब हमने पढ़ा तो हमने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा है, द होल को, ऑन द होल को, एज अ होल को, ये। और फोर्थ वर्ड आपके पास होल से रिलेटेड कौन सा होता है, होली होता है, जो कि एडवर्ब होता है और जिसका मीनिंग आपके पास बेटे क्या होता है, कंप्लीटली होता है। एडवर्ब में हमने इस पूरे रूल को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है। चूंकि ये अच्छा खासा रूल है तो यहाँ पर मैं इसको पूरे के पूरे रूल को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, सिर्फ इतना याद रखें चूंकि डेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है तो इसके साथ हमने क्या लिखना है, ऑन द होल लिखना है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। तो ये है बेटे हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हमने 1 to 25 प्रेपोजिशंस को डिस्कस किया, और मैंने कोशिश की कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको ये प्रेपोजिशन क्या करवा सकूं, डिस्कस करवा सकूं। और ये सारी एक्सरसाइजेज और जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूं, जितना भी मैं आपको बताता हूं, वो आपको पता है ये सारा कुछ मौजूद है आपकी इंग्लिश की बुक में। आपने अभी तक नहीं ली तो आपको लेनी चाहिए, आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी लर्निंग को मोर इफेक्टिव बनाना है, मोर इफेक्टिव करना है, मोर फ्रूटफुल बनाना है, तो आपको इंग्लिश की बुक लेनी है। QR कोड्स मौजूद हैं सारे लेक्चर्स के लिए, उसके ऊपर QR कोड मौजूद है सारी की सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के लिए, डिस्कशन के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह बेटे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 51 to 26 to 51, यानी कि हमने 400 जो प्रेपोजिशन के MCQs हैं वो डिस्कस करने हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगर आप ये 400 MCQs को डिस्कस कर लेते हैं तो आपकी सारी ज़िंदगी के लिए, सारे प्रॉब्लम्स के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए आपका जो प्रेपोजिशन का प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, सॉल्व। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल दी बेस्ट।